में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं राजकुमार। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। मतलब एक स्टॉक है जिसका एनालिसिस कर रहा हूँ छोटा सा। तो एक क्वेरी थी लक्स इंडस्ट्रीज की, और एक व्यूअर है मेरे, उनका कहना था कि मैं 3 साल से इसमें स्टक हूँ। तो देखिए, ये एक उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मेजर ऑफ रिटेल स्टॉक होल्डर की ये प्रॉब्लम रहती है। तो अगर मैं इसका देखता हूँ, अगर तो एक 3,870 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट 1272 1272 इसका रेट चल रहा है, और ये अपने हाई से 50% डाउन है। ठीक, इसका आर ओ सी 12.5 है। एक्चुअली कम से कम 15 का तो आर ओ सी होना चाहिए किसी कंपनी का। आर ओ ई 9.98, 10 का आर ओ ई है। 10 का आर ओ ई मतलब क्या तो पैसा बना के देगा ये। सेल्स इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8-8.5% का है। क्वार्टर सेल्स 9-12% से ग्रो किया है, सिर्फ एक क्वार्टर का है। इसमें क्वार्टर प्रॉफिट -30% है। पी 25 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 221, ये ठीक ही है। पी स्टेप्ड। सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ तो एकदम से गायब ही हो चुका है कंपनी का। इनका मैं अगर 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखूं तो अब आप समझ लीजिए जून 2022 में भी 570 करोड़ का इनका सेल्स था, और अभी 600 करोड़ का कुछ सेल्स है। अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, ना कंपनी का मार्जिन बहुत अच्छा है, ना कंपनी का आरओई अच्छा है, आप ऐसी कंपनी में आप 3 साल पहले भी अगर आप लेके फंस गए हो तो ईयर टू ईयर भी इनका सेल्स लगभग इनका, अब ऐसा ये 5 साल में जाके इनका सेल्स ग्रोथ 5 साल में इनका लगभग 2,000 करोड़ से 2,600 करोड़, लगभग इनका 6-7% का सेल्स ग्रोथ है 5 साल में। अब आप बताइए क्या पैसा आप बनाओगे। ऐसे स्टॉक नहीं मल्टीबैगर बनते ये। अगर ठीक है, मैं ये इतना कह रहा हूँ कि करंट टाइम पे अगर ये 50-60% अपने हाई से ये लुढ़क चुका है, और काम भी क्या करती है कंपनी करती है, ये जांघिया अंडरवेयर और बनियान, ये सारे काम, ये चीज़ें बनाती है। जैसा कि अभी ये मार्केट कोई एक्सक्लूसिव नहीं है ये बिजनेस, कि नहीं एक टाइम था लक्स कोजी अपना लक पहन के चलो, ऐड आते थे अपने को टीवी में बहुत सारे, तो वो टाइम था। लेकिन अभी तो इतने सारे ब्रांड आ गए ना कि मैं तो समझता हूँ कि लक्स तो अब कोई नहीं पहनता ज़्यादा, तो सेल्स रहेगा कहाँ। ऊपर से मार्जिन का इनका ये हाल है। कंपनी कैश तो जनरेट करती है, लेकिन 25 में कंपनी का माइनस में है कैश। डेप्टर डेज इनके बढ़ के चले हैं। इन्वेंट्री डेज भी इनके काफ़ी हाई पे ही हैं, और कैश कन्वर्जन भी इतना ज़्यादा है। वर्किंग कैपिटल भी 188 है। तो कुल मिला के 12-13% का आर है। अब आप 25 के पी पे ऐसा कोई स्टॉक लेंगे तो पैसा तो बनने से रहा। अब ये टाइम पे तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं ठीक है अब आप बेच के निकल जाओ, लेकिन अगर आप इतना दिन होल्ड किए हो तो थोड़ा टाइम रुक जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं लग रहा है स्टॉक में। तो ऑलरेडी अच्छी खासी इसकी धुलाई पिटाई हो चुकी है। लेकिन स्टॉक खरीदने के टाइम आप ये देखिए कि उसका सेल्स बिजनेस उसका बढ़ कैसे रहा है। अब लक्स इंडस्ट्री हो गई या आपकी, या फिर और सारे कई, कोलगेट का भी मैं ले लेता हूँ, तो इनके सेल्स में ग्रोथ कहाँ है। अब कोई बंदा बोलेगा कि एच यू एल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पास्ट में पैसा बना के दिया, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ एकदम से कम हो गई है। तो फिर वो पैसा लेके वो आपके पोर्टफोलियो में, ये पैसे, ये स्टॉक ही आपके पोर्टफोलियो में एकदम पॉइजन स्टॉक बन के रह जाएंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे। अब चलेंगे भी तो वही धीरे धीरे 10-15-20%, कभी थोड़ा चल गया फिर नीचे आया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ऐसे स्टॉक्स में आपका पैसा नहीं बनेगा। ये बस कंपनियां नहीं सर्च करते, उनको मालूम नहीं। अभी देखो जनरली हमारे आंखों के सामने जो रहती है कंपनी, कितनी कंपनियों के बारे में जानते होंगे जिनके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एक 15-20 कंपनियां, 25 कंपनियां, 30 कंपनियां आपको गिनने तक में मेरे हिसाब से 40 कंपनियों से ज़्यादा आप नहीं गिन पाओगे उनको जिनको प्रोडक्ट वाइज आप जानते हो। जैसे कि मैंने मेरा
सू लिया है कि चलो ठीक है, अगर कैंपस का है तो मेरे को मालूम है कैंपस कहाँ से है। तो इस चीज़ों ऐसी चीज़ों से आप ये सब कर सकते हो, मेरा शैम्पू, मेरा साबुन, मेरी कार, मेरा फ़ोन। फ़ोन तो छोड़ो, इंडिया के तो कोई फ़ोन नहीं बना रहे हैं, इंडिया की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ वो लोग जो बना भी रहे हैं इंडिया में फ़ोन, तो उनका तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लेकिन सब पार्ट्स तो चाइना के मैक्सिमम आते हैं। तो कुल मिला के यही है भाई कि आप जब स्टॉक खरीद रहे हो तो एक रीजन देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पैसे ऐसे ही डाल दो, कुछ थोड़ा बड़े स्टॉक में भी रखना चाहिए। ब्लू चिप बोलते हैं, तो ठीक है, मैंने आईसीआईसीआई में डाले हैं, मैंने रिलायंस में रख दिए पैसे। ये सब कंपनियां हैं, अल्टीमेट ये धीरे धीरे करके ग्रोथ करती ही रहती है, इनका कोई इशू नहीं। क्योंकि रिलायंस अभी परसों मैंने देखा, अब सोचिए जियो, रिलायंस का एक जियो फिनांस है, अब वो बंदा, वो कंपनी जैसे स्टार्ट हुई तो कोई भी बिजनेस नहीं था, सिर्फ हम फाइनेंस लेके आ रहे हैं, उनका ये था। अभी कितना सारा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनका म्यूचुअल फंड, उनका ब्रोकरेज, उनका उनके इंश्योरेंस के लिए भी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बजाज का अलियांज से, उनका दोनों अलग हुई थी कंपनियां, तो अलियांज इनके साथ आ गई है। उसके अलावा ब्लैक रॉक के साथ इनका म्यूचुअल फंड का अपना एक बड़ा बिजनेस ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी कल मैं देख रहा था कि भाई 24 रुपए में जियो फाइनेंस वाले आपको आईटीआर भरने को दे रहे हैं। आप सोचिए, मैं तो मेरे बच्चे को बोला भाई, उसको सीए करने का मूड था, मैंने बोला भाई देख ले, 24 रुपए में अब तुम्हारा आईटीआर भर रहा है। हाँ, थोड़ा महंगे प्लान भी है, अगर आपका थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा काम है, आपका इनकम नॉर्मल सैलरी वाली इनकम तो उतने में हो रही है, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा कुछ है आईटीआर में तो थोड़ा महंगे प्लान भी आप उसमें ले लेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि एक कंपनी कितने बिजनेस, उसके अलावा इनका अपना फाइनेंस का है, इनका लोन का है, तो सब कुछ ये लोग करते। तो ये बड़ी कंपनियां अभी भी 2 लाख 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मुझे तो लगता है कि ये यहाँ से 5 साल 10 साल में यहाँ से 10 गुना हो जाएगा इनका मार्केट मार्केट कैप 10 साल में। तो कोई मेरे को ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, ये अच्छा कर रही है। लेकिन आप बेसिकली जो कंपनियां ले रही हैं, आप उनका कुछ ग्रोथ तो समझो, वो एक्सक्लूसिव कर क्या रही है मार्केट में, कि वो अपना उनका जो बिजनेस है वो किस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अब आप लक्स जैसी कंपनी लेके बैठ जाएंगे, आप रेमंड जैसी कंपनी लेके बैठ जाएंगे। रेमंड ने पिछले टाइम में थोड़ा सा रिटर्न बनाया है, लेकिन आज 1 1.5 साल से इतना ज़्यादा रुलाया है, उतना ज़्यादा घुमाया है, लाइफ स्टाइल को अलग कर दिया, रिटेल अलग कर दिया, और उसके बाद उनका कुछ प्रॉपर्टी का भी काम है, सारे सेक्टर उन्होंने शेयर को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया। तो अगर कुछ काम समझ में आ रहा है, सही वैल्यू भी मिल रहा है, अभी मैं लक्स इंडस्ट्री आपको किसी को बेचने के लिए नहीं बोलूँगा, आप रख सकते हैं, अभी तो मेरे हिसाब से ठीक वैल्यू पे आ गया है शेयर। लेकिन बस इतनी सी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि अभी ये वैल्यू पे आ गया है, उसके साथ साथ और कई स्टॉक और अच्छे वैल्यू पे आ गए हैं, तो इसमें से मुझे निकल जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर पूरा और भी मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक भी सस्ते हुए हैं। स्टॉक बढ़ता क्यों है? 2 रीजन होता है स्टॉक को बढ़ने का, और गिरने का 2 रीजन होता है। एक कंपनी निगेटिविटी, पहली चीज कि भाई उसमें सब चीज़ें मैं ले लेता हूँ, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, सेक्टर में डिमांड नहीं है, या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, थोड़ा घाटा दिखा रही है, थोड़ा उसका ग्रोथ ढीला हो गया। और सबसे बड़ा रीजन होता है दूसरा स्टॉक प्राइस गिरने का, कि पी डिस्ट्रक्शन होता है। तो डी रेटिंग, पी का डी रेटिंग होता है जब स्टॉक में ना, तो वो सबसे बुरा वक्त होता है। और आप यकीन करिए, स्टॉक आदमी जब पैसा बनाता है और पैसा खोता है स्टॉक में, ये दोनों में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, वो एक्चुअली होता है री रेटिंग और डी रेटिंग का। अब मैं स्टॉक डी रेटिंग की आपसे बात करूंगा और री रेटिंग की, कि जैसे आज स्टॉक ये 10 के पीई पे मिल रहा है या 15 के पीई पे मिल रहा है, लेकिन अगर उसमें सेक्टर टेलविंड आता है, आगे जाके कंपनी में कुछ बेटर होने वाला है, सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसी मतलब उसकी इनकम तो साल का 20%, 10%, 30% जो भी उसकी ग्रोथ है वो बढ़ रही है, लेकिन उसका पी री रेटिंग होने लगेगा। उसको मैं नहीं, मैं इसका 15 नहीं, मैं इसका 25 भाव दूंगा। स्टॉक में कैसा होता है ना, स्टॉक के पी का भाव रहता है, पी मल्टीपल से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया होता है कि पी मल्टीपल से मैं स्टॉक को
भाव दूंगा। तो आज अभी कुछ दिन पहले आप जैसे डिफेंस के स्टॉक देखिए, ये कभी 12-15 की पी पे चलने वाला डिफेंस का स्टॉक अचानक से क्या हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर पे डिफेंस में खर्चा करने लगी, डिफेंस का हमारा काम थोड़ा बढ़ गया, तो डिफेंस की री रेटिंग हुई, तो स्टॉक की कमाई उतना नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से 500 का 600 रुपए का HAL जाके 5,000 6,000 तक पहुंच गया। उसका इनकम तो उसका मुश्किल से इनकम का उसमें हाथ रहेगा 20 to 30%, 50% मैक्सिमम मान लो। लेकिन सबसे ज्यादा जो रीजन उसका स्टॉक का बढ़ने का हुआ पी रे रेटिंग का। अभी उसको 15-20 की पी पे कोई नहीं लेता था, अभी उसको 50-60 की पी पे भी लोग खरीदने के लिए आ गए हैं। तो ये एक रीजन होता है। तो भाई तुम्हारा री रेटिंग कभी होगा स्टॉक में, जब बिजनेस में कुछ एक्सक्लूसिविटी है। अभी सब जो बिजनेस अभी चड्डी कच्चा बनाने जैसा साबुन बनाने वाला, ये सब कंपनियों का कोई फ्यूचर नहीं है मेरे हिसाब में, कोई भी फ्यूचर नहीं है। कोई भी कर लेगा भाई साबुन बनाना, आप यूट्यूब पे सीख के कल सामान मांगा के घर पे आप अपना साबुन खुद बना सकते हो। तो इसमें कुछ इतना है नहीं। हाँ ठीक है, इनकी कॉस्टिंग अच्छी है, ये बल्क में करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका ग्रोथ, उस हिसाब से मार्जिन भी तो नहीं है ना। मार्जिन को ही तो वो सेक्रीफाई करके बिजनेस में बैठे हैं कि ठीक है, उनको साबुन बनाने का खर्चा जो 10 रुपए आ रहा है, वही साबुन हम आप बनाने बैठेंगे तो हमको 11-12 रुपए आएगा खर्चा। तो उनका तो वही 9-10% का साबुन में, चाहे कोई भी काम में 9-10% वही उनका मार्जिन है। 9-10% के मार्जिन पे अगर 5-7% 8% की कंपनी ग्रो कर रही है, तो मैं उसको 25-30 पी दे के मेरे को मतलब क्या है फिर वो कंपनी में। मेरे को तो ऐसा नहीं पैसा बनने वाला। ऐसी कंपनियां होती हैं कि एक अपनी डिस्काउंट वैल्यू पे आ गई, लगातार कोई नहीं खरीद रहा, गिर गिर के नीचे आ गई। वो टाइम पे ले लिया, 6 महीना 1 साल 1.5 साल बाद रेट आए 30% 40% निकल गए, वो ठीक रहता है, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद ये और ज्यादा ये स्टॉक गिरते नहीं है। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई ऐसे स्टॉक मत ले लो बिना समझ के पॉइजन के जैसा आपके पोर्टफोलियो में पड़े रहे हैं, ना इधर जाना ना उधर जाना, वो घूम फिर के नीचे 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 नीचे। वो उनका कैसा है ना, अभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें डी रेटिंग हो जाएगा, उसको रेटिंग कम, उसका कम पी देने लगेगा मार्केट। और अभी तो चलो थोड़ा सा बियर मार्केट जैसा मार्केट चल रहा है, अभी तो कंपनियां फिर भी काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रही हैं। लेकिन बाद में क्या होगा ना, जब मार्केट सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ क्लियर व्यू हो जाएगा, तो जो कंपनी का आज मैं 15 का पी दे रहा हूँ ना, उसका मैं 25 पी खुशी खुशी दे दूंगा। तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि नहीं मेरा पैसा नुकसान होगा ना। आप जब मार्केट में आते हो हरियाली रहती है, ऑलरेडी री रेटिंग हो चुकी है मैक्सिमम ऑफ स्टॉक्स की। तो वो टाइम पे आप जो कल स्टॉक 15-16 का पी पे बिकता था, आपने 30 के पी पे आज परचेज कर लिया, 30 के पी पे कर लिया, ठीक है, वो 1-2 महीना 35 के पी पे गया, थोड़ा सा उसको ग्रोथ और प्रॉफिट का भी सपोर्ट मिला, थोड़ा और अच्छे से वो चली। तो लेकिन जब डाउनफॉल आएगा, वो स्टॉक 35 के पी से वापस 15-20 के पी पे आने का है। तो मेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, वो पी का गेम खेलते हैं। आज मेरे को ये बिजनेस इस पी पे मिल रहा है, और इस पी के साथ बिजनेस का जो करंट ऑफ सिचुएशन है कि करंट कैसा कर रही है कंपनी, उस हिसाब से वो वैल्यूएट किया जाता है पी का और ये प्राइस का। तो यही कहना है भाई, बहुत सारी कंपनियां हैं अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, आप वहाँ पे पैसा डालिए। ऐसे ऐसे मत लगा लो ऐसे कंपनी, फिर आप 3 साल लेके बैठे, 3 साल में कौन कितने कितने स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 3 साल में मैक्सिमम ऑफ स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गए। और ये एक है जाके डबल होके फिर वापस वहीं पे आ गया। अब ये इस रेंज पे आ गया, तो फिर क्या करेगा, फिर ऊपर नीचे करके वहीं पे घुमाएगा, परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे तो जाना तो उसको भी ऊपर ही है। कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है अगर कंपनी में, तो बेशक स्टॉक अच्छा कर लेगा, लेकिन क्या वैसा तो कुछ लगता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।